नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से कहा, यूक्रेन रूस संघर्ष खत्म करने के शांति प्रयासों में भारत योगदान के लिए तैयार। उन्होंने क्षेत्र में हिंसा जल्द समाप्त करने की अपील फिर दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाएं पूरी करने और भारत को भविष्य की तरफ ले जाने में मददगार। उन्होंने परीक्षा पे चर्चा में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत की। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज दोपहर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राजधानी अशखाबाद में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार बर्दी मोहम्मदेव से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वर्ष मार्च में अब तक का सर्वाधिक 1,42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी संग्रह है। आज चैत्र शुक्लादि तेलुगु और कन्नड़ नववर्ष उगादि तथा मराठी नववर्ष गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर सैकड़ों लोगों के प्रदर्शन के बाद सार्वजनिक आपात स्थिति घोषित। अफगानिस्तान में बम विस्फोट में 12 लोग मारे गए और 25 घायल। और आईपीएल क्रिकेट में देर रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। आज नवी मुंबई में राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से, पुणे में गुजरात टाइटंस का मैच दिल्ली कैपिटल्स से। समाचार प्रभात में नईम अख्तर के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से कहा है कि यूक्रेन रूस संघर्ष खत्म करने के शांति प्रयासों में भारत योगदान के लिए तैयार है। उन्होंने क्षेत्र में हिंसा जल्द समाप्त करने की अपील फिर दोहराई है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। श्री लावरोव ने प्रधानमंत्री को यूक्रेन की स्थिति और शांति वार्ता के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। श्री लावरोव ने पिछले वर्ष दिसंबर में भारत रूस द्विपक्षीय सम्मेलन में निर्णयों की प्रगति के बारे में श्री मोदी को अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति बनाने से पहले देश भर में विभिन्न वर्ग के लोगों से व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने कहा कि हमें प्रगति करनी है तो समय के साथ चलना होगा। क्या हम 20वीं सदी की नीतियों को लेकर के 21वीं सदी का निर्माण कर सकते हैं क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूं। 20वीं सदी की सोच, 20वीं सदी की व्यवस्था, 20वीं सदी की नीति, इससे 21वीं सदी में आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं बढ़ सकते ना। तो हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्थाओं को, सारी नीतियों को ढालना चाहिए कि नहीं ढालना चाहिए। अगर हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे, और ठहर जाएंगे ऐसा नहीं, हम पिछड़ जाएंगे। श्री मोदी ने छात्रों को सलाह दी कि वे परीक्षा के तनाव से बचें। तो इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं। और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे, आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि माता पिता और शिक्षकों के अधूरे सपनों को बच्चों पर थोपा नहीं जा सकता। श्री मोदी ने कहा कि एक दिव्यांग व्यक्ति कई क्षमताओं से वंचित होता है, फिर भी वो उन कमजोरियों को ताकत में बदल देता है। उन्होंने कहा कि छात्रों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी कमजोरियां उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि जीवन में खेल कूद भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हमारे यहाँ खेलकूद एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता है। आपको जो 5वीं, 6वीं, 7वीं में पढ़े होंगे उनको पता होगा। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है। यानी खेलकूद, खेलना खिलने के लिए बहुत अनिवार्य होता है। बिना खेले कोई खिल नहीं सकता। अगर आप खिलना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। श्री देउबा 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे।
रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। पिछले वर्ष जुलाई में प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद श्री देवबा की ये पहली विदेश यात्रा है। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा आज सुबह राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री देवबा की बातचीत के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी मुलाकात करेंगे। नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रमों के अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री कल वाराणसी जाएंगे। भारत और नेपाल मित्रता और सहयोग के सदियों पुराने और विशेष संबंधों से जुड़े हैं। हाल के वर्षों में इस साझेदारी ने सहयोग के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार के जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच रेल सेवा आज से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस से वर्चुअल माध्यम से इस यात्री रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी बीरेंद्र कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि रेल सेवा शुरू होने से दोनों देशों के बीच आपसी संबंध और प्रगाढ़ होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आशखाबाद में वहां के राष्ट्रपति बर्दीमुहामेदोव से राष्ट्रपति आवास ओगुजान पैलेस में मुलाकात करेंगे। इस दौरान आपसी चर्चा और शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी, जिसके बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। दिन में श्री रामनाथ कोविंद मध्य एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद जिपजाक मस्जिद भी जाएंगे। राष्ट्रपति का भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पूर्व छात्रों से मिलने का भी कार्यक्रम है। श्री कोविंद के सम्मान में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति शाम को ओगुजान पैलेस में भोज देंगे। देश में इस वर्ष मार्च में वस्तु और सेवा कर संग्रह बढ़कर अब तक के उच्च स्तर 1,42,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। पिछले वर्ष मार्च की तुलना में 15% अधिक जीएसटी राजस्व का संग्रह हुआ है। इससे पहले सर्वाधिक संग्रह इस वर्ष जनवरी में हुआ था, जब 1,40,986 करोड़ रुपए से अधिक एकत्र हुए थे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से कहा, यूक्रेन रूस संघर्ष खत्म करने के शांति प्रयासों में भारत योगदान के लिए तैयार। उन्होंने क्षेत्र में हिंसा जल्द समाप्त करने की अपील फिर दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाएं पूरी करने और भारत को भविष्य की तरफ ले जाने में मददगार। उन्होंने परीक्षा पे चर्चा में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत की। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा आज दोपहर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राजधानी अशगाबाद में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार बर्दीमुहामेदोव से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वर्ष मार्च में अब तक का सर्वाधिक 1,42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी संग्रह है। आज चैत्र शुक्लादि, तेलुगु और कन्नड़ नववर्ष उगादि और मराठी नववर्ष गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर सैकड़ों लोगों के प्रदर्शन के बाद सार्वजनिक आपात स्थिति घोषित। अफगानिस्तान में बम विस्फोट से 12 लोग मारे गए और 25 लोग घायल। और आईपीएल क्रिकेट में देर रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। आज नवी मुंबई में राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से, पुणे में गुजरात टाइटंस का मैच दिल्ली कैपिटल्स से। विश्व भर में रह रहे तेलुगु भाषी लोग आज तेलुगु नववर्ष उगादि मना रहे हैं। तेलुगु भाषी लोग इस उत्सव को परंपरागत उत्साह और आनंद से मनाते हैं। कोविड महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों के दौरान लोग इस उत्सव को सार्वजनिक रूप से नहीं मना पाए थे। समूचे तेलंगाना में लोग श्री शुभकृत नामा उगादि पर्व मना रहे हैं। आज ही मराठी नववर्ष गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में कोविड प्रतिबंध हटने के बाद लोग इसे धूमधाम से मना रहे हैं। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का विशेष महत्व है और महाराष्ट्र में इसी दिन से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होने के कारण इस त्योहार को एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। राज्य में अब कोरोना महामारी का खतरा लगभग न के बराबर होने के कारण नागरिक किसी भी डर के बिना पूरे संतोष के साथ ये त्योहार मनाने की तैयारी में जुटे हैं। आज मुंबई तथा उपनगरों में प्रसिद्ध सड़कों पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
आज कर्नाटक में उगादी पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व पारंपरिक हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र शुक्ल पक्ष के पहले दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग सूर्योदय से पहले उठकर तिल स्नान करते हैं और अपने घरों, मंदिरों और दुकानों को फूलों और आम के पल्लव से सजाते हैं और आंगन में रंगोली बनाई जाती है। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो गए हैं। आज से ही हिंदू नववर्ष आरंभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार आज से महिला सुरक्षा का विशेष अभियान शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि छेड़छाड़ रोकने के लिए प्रत्येक विद्यालय और महाविद्यालय में एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू किया जाना चाहिए। तेलंगाना सरकार ने रमजान के महीने के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को कार्यालय से जल्दी घर आने की अनुमति दी है। राज्य के प्रधान सचिव सोमेश कुमार ने कहा कि मुस्लिम कर्मचारी अपना काम करके शाम 5 के बजाय 4 बजे घर जा सकते हैं। ये आदेश कल से 2 मई तक लागू रहेगा। आकाशवाणी से आज से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नया साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास शुरू हो रहा है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की सहायता करना है। ये कार्यक्रम हिंदी में होगा और प्रत्येक शनिवार को रात 9:30 से 10 बजे तक 100.1 FM गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। पहली कड़ी आधुनिक इतिहास पर तैयार की गई है। प्रमुख शिक्षाविद देश भर से प्राप्त प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसमें म्यूजिकल ब्रेक के साथ एक्सप्लेनर्स, फैक्ट फाइल, परीक्षा कैलेंडर और क्वेश्चन ऑफ द वीक जैसे सेगमेंट भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर या फिर AIR न्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुना जा सकता है। 9 अप्रैल की कड़ी के लिए भारतीय राजनीति और संविधान से संबंधित प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 928 909 4044 पर भेजे जा सकते हैं या 5 अप्रैल तक abhyas@air@gmail.com पर मेल किए जा सकते हैं। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। भारतीय संविधान और राजनीति विषय पर आपके प्रश्न हमें 5 अप्रैल तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। ऑटिज्म रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस विकार से पीड़ित लोगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एक रिपोर्ट। खामोशी के कागज पे बचपन की बातें लिखना। ऑटिज्म एक मानसिक विकार है जिसमें रोगी बचपन से ही परिवार, समाज और बाहरी माहौल से जुड़ने की क्षमताओं को गवा देता है। कई सारी फिल्मों ने भी ऑटिज्म पर काम किया है, जिसमें शाहरुख खान की फिल्म माय नेम इज खान और आमिर खान की तारे जमीन पर ऋतिक रोशन की कोई मिल गया शामिल है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के बाल रोग विभाग की न्यूरोलॉजी प्रमुख डॉक्टर शेफाली गुलाटी ने आकाशवाणी को बताया कि अगर बच्चा आंखें मिलाकर बात नहीं कर रहा या फिर एकांत में रहने के साथ साथ बोलने में भी दिक्कत महसूस करता है तो अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत है। ये बच्चों में आई कांटेक्ट नहीं होता है, आंख से आंख मिलाना जनरली पसंद नहीं करते हैं और कभी आप इनको बुलाएंगे तो ये कई बार नहीं आपकी बात सुनेंगे, जैसे प्रिटेंड टू बी डेफ। हाइपर एक्टिव रहते हैं, ज्यादा चंचल रहते हैं कई बच्चे। हमारे को ये देखना है कि इनको अर्ली आइडेंटिफाई करना है, इनको इंटरवेंशन देना है और कोशिश करना है कि इनको सिखाएं सब कुछ ताकि उनका मैक्सिमम पोटेंशियल तक जा सके। कुछ अपनों से मिल भी लिखना, कुछ खुशियाँ कुछ आंसू खारे। ऑटिस्टिक बच्चों में सहानुभूति का अभाव होता है। ऐसे बच्चों को खिलौनों के साथ खेलने का सही तरीका बताएं और बच्चों को तनाव मुक्त रखें। ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाएं क्योंकि ये बच्चे बेहद खास हैं। खो न जाएंगे तारे ज़मीन पर। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। श्रीलंका में आज से आपात स्थिति लागू कर दी गई है। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष ने असाधारण राजपत्र जारी कर तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है।
राष्ट्रपति ने कठोर कानूनों को लागू किया है, जिससे सेना को बिना किसी मुकदमे के संदिग्धों को लंबे समय तक गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने की अनुमति है। इससे पहले कल अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच सैकड़ों लोगों ने गुस्से में राष्ट्रपति भवन को घेर लिया। प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए और पत्रकारों सहित कम से कम 10 लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांत हेरात में बम विस्फोट में 12 लोग मारे गए और 25 घायल हो गए। समाचार एजेंसी के अनुसार विस्फोटक खेल के मैदान में दबाया गया था। जब युवा वहां खेल रहे थे तो उसमें विस्फोट हो गया। अभी तक किसी गुट ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। पिछले वर्ष अगस्त में तालिबान के सत्ता हथियाने के बाद से इस्लामिक स्टेट गुट ने अफगानिस्तान में कई हमले किए हैं। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज मुंबई इंडियंस का सामना नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स से होगा। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। राजधानी दिल्ली में आज से मास्क न पहनने पर जुर्माना नहीं देना होगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए ने मास्क का प्रयोग न करने पर जुर्माना नहीं लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि डीडीएमए ने लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने अपने आदेश में कहा कि 31 मार्च को डीडीएमए की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड संक्रमण दर में कमी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 184 करोड़ 49 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 16 लाख से अधिक टीके लगाए गए। 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों को अब तक 1 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्यकर्मी, अग्रणी पंक्ति के कार्यकर्ता और 60 वर्ष से अधिक उम्र के 2 करोड़ 33 लाख से अधिक लोगों को तीसरा टीका भी लगा दिया गया है। 15 से 18 वर्ष के 5 करोड़ 72 लाख से अधिक किशोरों को पहला और 3 करोड़ 83 लाख से अधिक को दोनों टीके लगा दिए गए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। वर्ष 1870 में आज ही के दिन यानी 2 अप्रैल को पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था जिसका उद्देश्य सरकार और लोगों के बीच एक मध्यस्थ संस्था के रूप में काम करना और भारतीयों को उनके वैधानिक अधिकारों से अवगत कराना था। महादेव गोविंद रानाडे, भवन राव श्रीनिवास राव पंत प्रतिनिधि, गणेश वासुदेव जोशी और एसएच चिपलुंकर ने 1867 में इसका गठन किया था। इस सभा के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों में एम कुंटे, विष्णु एम भिडे, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल हरि देशमुख शामिल थे। राष्ट्र देवता राष्ट्र प्रेषिता चंद्र सूर्य नादो स्वातंत्र्य भारत। सार्वजनिक सभा एक ऐसा संगठन था जो क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि था। इसलिए इसके पहले 95 सदस्य 6000 लोगों के बीच में से चुने गए थे। ये सदस्य ज्यादातर समाज के शिक्षित मध्य वर्ग के थे, जिसमें वकील, शिक्षक, पत्रकार तथा न्यायिक और शैक्षणिक विभागों के सरकारी कर्मचारी शामिल थे। अधिकांश सदस्यों के ऊपरी मध्य वर्ग से होने के बावजूद सभा की सदस्यता सभी जाति और वर्ग के लोगों के लिए खुली थी। सार्वजनिक सभा का उद्देश्य सरकार और लोगों के बीच एक संपर्क सूत्र के रूप में काम करना था। इस संगठन ने व्याख्यान, भ्रमणों और बैठकों का आयोजन किया और लोगों में राष्ट्रीय गौरव की भावना भरने का प्रयास किया। इसने अकाल के दौरान राहत कार्य का भी संचालन किया। सभा ने स्वदेशी को बढ़ावा दिया और 1877 में अपने सदस्य गणेश वासुदेव जोशी को हाथ से बुने खादी वस्त्रों में दिल्ली दरबार भेजा। दरबार में जोशी ने एक उद्धरण पढ़ा जिसमें ब्रिटेन की महारानी से भारतीयों को भी ब्रिटिश नागरिकों की तरह समान राजनीतिक और सामाजिक दर्जा देने की मांग की गई थी।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बाल गंगाधर तिलक सहित राष्ट्रीय महत्व के कई नेता पुनः सार्वजनिक सभा की ही देन थे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होने तक इस सभा ने एक प्रमुख राजनीतिक संगठन के रूप में सेवा की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 2 अप्रैल का दिन विशेष महत्व रखता है। 1942 में इसी दिन कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से सहयोग समर्थन के लिए संवैधानिक प्रस्तावों के साथ 22 मार्च 1942 को क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा गया। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की हार के कारण भारत पर जापान के हमले की धमकी अब वास्तविकता में बदलती लग रही थी और ऐसे में भारत का समर्थन महत्वपूर्ण हो गया था। मित्र राष्ट्रों से भी ब्रिटेन पर दबाव था कि वो भारत का समर्थन प्राप्त करे। भारतीय राष्ट्रवादी नेता एक शर्त पर ब्रिटेन के समर्थन के लिए तैयार थे कि सत्ता तुरंत हस्तांतरित कर दी जाए और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। कैबिनेट मिशन के मुख्य प्रस्ताव थे स्वतंत्र उपनिवेश के दर्जे के साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन होगा। इस सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित किए जाएंगे और आंशिक रूप से रियासतों के नरेशों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इस प्रकार सभी सदस्य भारतीय होंगे। ब्रिटिश सरकार ने भी एक उपनियम लगाया कि वो इस शर्त पर नए संविधान को स्वीकार करेगी कि जो प्रांत संघ में शामिल नहीं होना चाहते हैं उनका अलग संविधान होगा और वे अलग संघ बना सकेंगे। मुस्लिम लीग ने एकल भारतीय संघ के विचार की आलोचना की। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के प्रावधान के बदले स्वतंत्र उपनिवेश के प्रस्ताव पर आपत्ति की। राष्ट्रवादी नेताओं ने भी प्रांतों के अलग होने के अधिकार के विचार को खारिज कर दिया क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विरुद्ध होता। अन्य समूहों ने भी प्रांतों के अलग हो सकने के अधिकार पर आपत्ति की। बातचीत में आए इस व्यवधान ने भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर भारत में जम्मू, श्रीनगर, लेह और गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में सुबह आसमान साफ रहेगा और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दक्षिण में हैदराबाद, पुद्दुचेरी और बेंगलुरु में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तिरुवनंतपुरम में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम या गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, शिलांग, इम्फाल, आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर, गैंगटॉक और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे तथा 1 या 2 बार हल्की बारिश या गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इन नगरों में न्यूनतम तापमान 13 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और नहीं बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी निखिल, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अधिकतर अखबारों के पहले पन्ने पर है। दैनिक जागरण लिखता है, लावरोव ने भारत को बताया महत्वपूर्ण देश, कहा भारत निभा सकता है मध्यस्थ की भूमिका। हरिभूमि के अनुसार रूस ने सराही भारत की विदेश नीति, विवादों को बातचीत से सुलझाने के पक्ष में भारत। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, शांति प्रयासों के लिए भारत तैयार, रुपया रूबल भुगतान प्रणाली मजबूत करेंगे। रिश्ते सुधारने भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अमर उजाला के बॉक्स में है। प्रधानमंत्री मोदी से होगी आज उनकी वार्ता। हिंदुस्तान ने अपने व्यापारिक पन्ने पर लिखा है, शेयर बाजार में वित्त वर्ष के पहले दिन दमदार शुरुआत और जीएसटी संग्रह नए शिखर पर। मार्च के महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.42 लाख करोड़ रुपए के पार हुआ। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, पहली बार राज्यसभा में भाजपा का शतक, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अब 117 सीटें।
दैनिक जागरण ने लिखा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद विवेक तन्खा ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का निजी विधेयक राज्यसभा में पेश किया। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक 5 अप्रैल को दोनों सदनों में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर भी अखबारों की नजर है। अमर उजाला ने मोदी सर की क्लास शीर्षक से लिखा है, प्रतियोगिता सबसे बड़ी सौगात, परीक्षा को बनाए त्योहार, उसमें भरें रंग। लोक सत्ते की सुर्खी है, परीक्षाओं को त्योहार की तरह लें, खेलकूद पर भी ध्यान दें। नव भारत टाइम्स के खेल पृष्ठ की सुर्खी है, महिला विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में मैच रेफरी होंगी भारत की GS लक्ष्मी, इंटरनेशनल पैनल में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला। दैनिक जागरण ने मौसम विभाग के हवाले से आने वाले 5 दिनों में तेज गर्मी का अनुमान जताया है। राजस्थान पत्रिका की ये खबर ध्यान खींचती है, सूरज से बड़े और 12.9 अरब साल पुराने सितारे की खोज, धरती से काफी दूर लेकिन ब्रह्मांड के चमकीले सितारों में से एक। दैनिक भास्कर ने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, चैत्र नवरात्र से वैष्णो देवी तीर्थ में सारी बंदिशें खत्म, बेस कैंप कटरा से माता के दरबार तक रौनक, 3 महीने में 12.5 लाख लोग दर्शन के लिए पहुंचे। 22 मई को खुलेंगे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट, दैनिक ट्रिब्यून की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9 संवत्सर की शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि विक्रम संवत 2079 सबके जीवन में नया उत्साह और नई उमंग लेकर आएगा। उन्होंने नवरात्र की बधाई देते हुए कहा है कि शक्ति की उपासना का ये पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से कहा, यूक्रेन रूस संघर्ष खत्म करने के शांति प्रयासों में भारत योगदान के लिए तैयार। उन्होंने क्षेत्र में हिंसा जल्द समाप्त करने की अपील फिर दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाएं पूरी करने और भारत को भविष्य की तरफ ले जाने में मददगार। उन्होंने परीक्षा पे चर्चा में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत की। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज दोपहर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राजधानी अशगाबाद में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार बर्दी मोहम्मदेव से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वर्ष मार्च में अब तक का सर्वाधिक 1,42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का GST संग्रह हुआ। आज चैत्र शुक्लादि, तेलुगु और कन्नड़ नववर्ष उगादि तथा मराठी नववर्ष गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर सैकड़ों लोगों के प्रदर्शन के बाद सार्वजनिक आपात स्थिति घोषित की गई। अफगानिस्तान में बम विस्फोट में 12 लोग मारे गए हैं और 25 लोग घायल हुए हैं। और IPL क्रिकेट में कल देर रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से पराजित किया। प्रतियोगिता में आज नवी मुंबई में राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा और पुणे में आज ही गुजरात टाइटंस का मैच दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।